हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कराने जा रही हूँ जो कि है पर्क्यूसाइड्स। ठीक है, इससे पहले मैंने ऑल जो भी टॉपिक्स हैं हमारे अलायंसेस वाले वो सारे मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो मैं जो लिंक है वीडियो की वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से चेक कर लेना। अब पर्क्यूसाइड्स में क्या है, पर्क्यूसाइड्स क्या होते हैं, एक बेनिफिट्स होते हैं जो कि एक एम्प्लॉय को मिलते हैं उसके एम्प्लॉयर के द्वारा। ठीक है, जो कि किस फॉर्म में होते हैं, काइंड की फॉर्म में होते हैं, कैश की फॉर्म में नहीं होते। अब यहाँ पर जब आप डेफिनेशन देखोगे तो यहाँ पर ये बोला हुआ है कि ये कैश की फॉर्म में भी हो सकते हैं और काइंड की फॉर्म में भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम इनकम टैक्स पर्पसेस की तरफ से बात कहें तो जितने भी कैश में मिलते हैं पर्क्यूसाइड, या कह सकते हो बेनिफिट जितने भी मिलते हैं इन एडिशन टू सैलरी और वेजेस, यानी सैलरी और वेजेस के अलावा, ठीक है, जो भी पर्क्यूसाइड मिलेगा वो अगर कैश में होगा तो वो अलाउंसेस कहलाए जाएंगे, और अगर वो काइंड में होगा तो उसको नॉर्मली हम पर्क्यूसाइड ही कहेंगे। अब इन्होंने ये भी बोला कि इफ इट इज गिवन इन काइंड, अगर ये काइंड में दिए जा रहे हैं तो इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, तो वो इतने कैपेबल होने चाहिए कि जो भी मनी है, मनी के फॉर्म में आप उसको मेजर कर सको, ठीक है, कैलकुलेट कर सको। अब पर्क्यूसाइड के अंदर सबसे पहला जो है टॉपिक वो आता है हमारे पास, पर्क्यूसाइड्स टैक्सेबल इन ऑल एम्प्लॉयज, जो कि हर एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होते हैं। तो अब हम वो वाले पर्क्यूसाइड करने जा रहे हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू द असेसी बाय हिज एम्प्लॉयर, उसके एम्प्लॉयर ने क्या करा, कोई भी रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जा रहा है उसकी जो भी वैल्यू होगी वो टैक्सेबल होगी सारे एम्प्लॉयज के लिए। दूसरा, किसी भी तरह की कंसेशन मिल रही है, ठीक है, कोई भी एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जा रहा है असेसी को, असेसी यहाँ पर एम्प्लॉय है, ठीक है, उसके एम्प्लॉयर के द्वारा, किसी भी एम्प्लॉय को उसके एम्प्लॉय के द्वारा किसी भी तरह की कंसेशन दी गई है और उसकी जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, सारे के सारे एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट, किसी भी तरह का सम पे किया जा रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा जो कि उसकी ऑब्लिगेशंस नहीं है, ठीक है, वो पे एक्चुअली में किसको करना था, एम्प्लॉय को करना था, लेकिन किसने पे कर दिया, एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, उसकी कोई ऐसी ऑब्लिगेशन नहीं बनती थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कुछ एग्जांपल्स हैं, गिवन बिलो आर द एग्जांपल्स ऑफ सच ऑब्लिगेशन। सबसे पहला है पेमेंट बाय द एम्प्लॉयर ऑफ द एम्प्लॉयज क्लब, किसी भी तरह की पेमेंट की गई है एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय के क्लब की या किसी भी तरह के होटल बिल्स की, प्रोवाइडेड दैट दे आर नॉट कनेक्टेड विद द एम्प्लॉयर्स बिजनेस, और ये प्रोवाइड किस लिए किया गया, कोई रीजन नहीं था, सिर्फ एम्प्लॉयर ने क्या करा, पे कर दिया, और किसी भी तरह से बिजनेस से भी कनेक्टेड नहीं था, दैट दे आर नॉट कनेक्टेड विद द एम्प्लॉयर्स बिजनेस, उससे भी कनेक्टेड नहीं था और पेमेंट कर दी, तो उस केस में ये जैसी भी ऑब्लिगेशंस होगी ये वो ऑब्लिगेशंस हैं जो कि हर एम्प्लॉय के केस में टैक्सेबल होगी। सेकंड है पेमेंट बाय द एम्प्लॉयर, किसी भी तरह की पेमेंट हुई है एम्प्लॉयर के द्वारा ऑफ एनी लोन, कोई लोन था जो कि किसके ऊपर ड्यू था, एम्प्लॉय के ऊपर ड्यू था, और एम्प्लॉय का जो लोन है वो किसने पे कर दिया, एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, तो जो भी पेमेंट हुई है, जो भी वैल्यू की पेमेंट हुई है वो क्या होगी, टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, पेमेंट बाय द एम्प्लॉयर ऑफ एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ हिज एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर ने कुछ एजुकेशन के जो खर्चे हैं उस एम्प्लॉय के बच्चे के वो पे कर दिए, तो ये भी टैक्सेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट है पेमेंट बाय द एम्प्लॉयर ऑफ द सैलरी ऑफ द डोमेस्टिक सर्वेंट ऑफ एन एम्प्लॉय मीन्ड फॉर हिज पर्सनल यूज एंड एम्प्लॉयड बाय द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ने क्या रख रखा था, कोई सर्वेंट रख रखा था, डोमेस्टिक सर्वेंट, ठीक है। अब वो जो डोमेस्टिक सर्वेंट है उसकी पेमेंट, जो उसकी सैलरी की जो पेमेंट थी वो एम्प्लॉय ने नहीं करी, उसके एम्प्लॉयर ने कर दी, तो ये जो भी पेमेंट हुई है इसकी जितनी भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, टैक्सेबल होगी इन ऑल केसेस ऑफ एम्प्लॉयज। अब नेक्स्ट है कि इनकम टैक्स जो है वो पे किया गया बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने इनकम टैक्स पे कर दिया इन रिस्पेक्ट ऑफ द सैलरी ऑफ हिज एम्प्लॉय, हाउएवर टैक्स पेड बाय एन एम्प्लॉयर on value of perquisite not provided for by way of monetary payment shall be exempt under the section 10 clause 10 double c। देखो
इनकम टैक्स जो है वो एम्प्लॉयर ने जो है एम्प्लॉय के बिहाफ पर पे कर दिया। अब कौन सा वाला पे किया? सैलरी के बिहाफ पर, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरी, तो वो वाला तो टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर किसी भी तरह का मॉनेटरी पेमेंट हुआ है, पर्कोसाइड का मॉनेटरी पेमेंट हुआ है, ठीक है, वैल्यू ऑफ पर्कोसाइड की कोई पेमेंट करी है टैक्स की, तो वो जो है वो एग्जम्प्ट होगी अंडर द सेक्शन 10 एंड क्लॉज 10CC, ठीक है। नेक्स्ट है लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर के द्वारा कोई लीगल एक्सपेंसेस जो हैं वो इनकर्ड हुए टू सेव और डिफेंड द एम्प्लॉय। अब कुछ लीगल एक्सपेंसेस थे एम्प्लॉय के, ठीक है, उसको बचाने के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए एम्प्लॉयर ने क्या करा, वो लीगल एक्सपेंसेस खुद से बियर कर लिए, उसका खर्चा सारे एम्प्लॉयर ने उठा लिया, तो ये भी जो होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी भी तरह का सम जो है एम्प्लॉयर ने पे किया, चाहे वो डायरेक्टली किया है चाहे किसी भी फंड के थ्रू किया है, वो सारा टैक्सेबल होगा। लेकिन फंड यहाँ पर ध्यान रखना है, कोई सा भी फंड हो सकता है, लेकिन किसके अलावा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड नहीं होना चाहिए, वो कोई अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड नहीं होना चाहिए, डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस फंड नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से जो इंश्योरेंस वगैरह मिलता है, ठीक है, और टू इफेक्ट एन इंश्योरेंस ऑन द लाइफ ऑफ द एम्प्लॉय और इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी इंश्योरेंस जो है वो एम्प्लॉय की लाइफ से रिलेटेड वाला नहीं होना चाहिए, और किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लाइफ से रिलेटेड नहीं होना चाहिए एम्प्लॉय की, ठीक है। तो ये जितने भी होंगे ना, अगर ये नहीं है, इनके अलावा कोई फंड है, तो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, और वेदर डायरेक्टली या डायरेक्टली भी पेमेंट कर रहा है एम्प्लॉयर तो भी टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट देखो, द वैल्यू ऑफ एनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। किसी भी तरह की कोई स्पेसिफाइड सिक्योरिटी है या फिर स्वेट इक्विटी शेयर्स हैं जो कि अलॉट किए गए या फिर ट्रांसफर किए गए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने उसको अलॉट कर दिए या फिर ट्रांसफर कर दिए, ठीक है, या फिर किसी फॉर्मर एम्प्लॉयर ने ही कर दिए एम्प्लॉय को, फ्री ऑफ कॉस्ट करे हैं या कंसेशनल रेट पर करे हैं, तो वो भी टैक्सेबल होंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ एनी कॉन्ट्रीब्यूशन। किसी भी तरह का कॉन्ट्रीब्यूशन अगर किया जा रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा सुपर एन्युएशन फंड के अंदर, एसएससी से रिगार्डिंग है, वो एसएससी से रिलेटेड है, तो उसमें अगर कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर कर रहा है और वो जो कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन 7,50,000 से ज़्यादा हो चुका है, 7,50,000 से ज़्यादा हो चुका है, तो वो टैक्सेबल होगा। अब इसमें देखो कि द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट्स ऑफ एनी कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड टू द अकाउंट ऑफ द असेसी बाय द एम्प्लॉयर। अगर ये जो अमाउंट है इनके अमाउंट में या इनका अगर हम एग्रीगेट करते हैं, तो अगर इन सबको ऐड करने के बाद भी अगर ये बढ़ जाता है 7,50,000 से, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। कौन कौन सा अमाउंट है? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इन द एनपीएस स्कीम रेफर्ड अंडर सेक्शन 80CC क्लॉज 1। नेक्स्ट है इन एन अप्रूव्ड सुपर एन्यूटेशन फंड, ठीक है। अगर हम इनका एग्रीगेट करें या इनका नॉर्मल अमाउंट भी जो है अलग अलग वाला सेपरेट अमाउंट, अगर वो एग्जीड हो जाते हैं 7,50,000 से इन द प्रीवियस ईयर के अंदर, तो उस केस में जो भी अमाउंट आएगा वो टैक्सेबल होगा। और टैक्सेबल भी कैसे होगा? इन द एक्सेस वाला, जो भी एक्सेस वाला होगा। अब ये जो अमाउंट ऑफ एनी कंट्रीब्यूशन वाला जो पॉइंट है ये सुपर एन्युएशन फंड का, अब इसी में ही है ये वाला पार्ट भी, कि अगर किसी भी तरह का एनुअल अक्रीशन हो रहा है बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड या फिर अदर अमाउंट, ठीक है, ऑफ सिमिलर नेचर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और तो भी जो उसका बैलेंस होगा वो क्रेडिट हो रहा है किस फंड के अंदर या किसी भी स्कीम के अंदर जो कि रिलेटेड है एम्प्लॉय से, और किसका कॉन्ट्रीब्यूशन जा रहा है उसके अंदर? एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन जा रहा है, तो उस केस में आपने क्या करना होगा? रूल 3B के अंदर इसको कैलकुलेट करना होगा। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे? रूल 3B क्या कहता है? अगर आपने टैक्सेबल पर्कोसाइट निकालना है अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 क्लॉज 7A, ठीक है, तो इस केस में आप कैसे करोगे? फॉर्मूला दे रखा है, फॉर्मूला देखो, PC डिवाइडेड बाई 2R प्लस PC1 प्लस TP1 ब्रैकेट क्लोज एंड R, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो बोल रखे हैं PC TP, अब ये क्या क्या है? सबसे पहला है TP1,
जो टैक्सेबल पर्क्यूसाइट अगर है कोई भी अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 क्लॉज 7A फॉर द प्रीवियस ईयर का है, या फिर ऑन और आफ्टर, क्या बोला, किस डेट पर है, 1 अप्रैल 2020 पर है या उसके बाद का है, अदर देन करंट प्रीवियस ईयर, जो भी अमाउंट दे रखा होगा वो आपने कहाँ लिख देना है, TP1 के पास। ठीक है, नेक्स्ट पीसी। अब पीसी यहाँ बोला था, पीसी को किससे डिवाइड किया गया, 2 से डिवाइड किया गया। अब ये पीसी क्या है, प्रिंसिपल कंट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल कंट्रीब्यूशन यानी जो मेन अमाउंट का जो कंट्रीब्यूशन है जो कि एम्प्लॉयर ने दिया है, किसकी एक्सेस में, 7.5 लाख की एक्सेस में, 7,50,000 के एक्सेस में। जैसे मान लो उसने 10 लाख का कंट्रीब्यूशन कर दिया था, तो जो भी 7.5 लाख से एक्सेस उसने कंट्रीब्यूशन किया है वो प्रिंसिपल कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, इस स्कीम के अंदर, किसी भी स्कीम के अंदर किया हो, स्पेसिफाइड स्कीम या कोई फंड के अंदर ड्यूरिंग द ईयर, तो वो पीसी माना जाएगा, यानी प्रिंसिपल कंट्रीब्यूशन। उसको आप कहाँ लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे और डिवाइड कर दोगे 2 से, ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है PC1। ये TP1 के प्लस में था, PC1 ब्रैकेट के अंदर। अभी PC1 क्या है, प्रिंसिपल कंट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉयर ने किसी भी तरह का प्रिंसिपल कंट्रीब्यूशन किया इन एक्सेस ऑफ 7.5 लाख फॉर द प्रीवियस ईयर ऑन और आफ्टर। अब यहाँ पर डेट दे दी, ठीक है, ऑन और आफ्टर यानी 1 अप्रैल 2020 पर या उसके बाद किसी भी तरह का प्रीवियस ईयर के अंदर कंट्रीब्यूशन किया गया है, अदर देन करंट प्रीवियस ईयर। करंट प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है, जैसे कि अभी ये वाला सेशन हमारा कौन सा चल रहा है, 2022 टू 23 वाला। ठीक है, ये वाला सेशन है। ये जो सेशन चल रहा है ये कौन सा सेशन होता है, हमारा असेसमेंट ईयर। ठीक है, अब इस वाले का प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, 2021 टू 22। ठीक है, अब देखो ये कौन सा ईयर है, मेरे करंट ईयर जो असेसमेंट ईयर है, इस करंट ईयर का प्रीवियस ईयर। तो उन्होंने बोला कि अदर देन करंट प्रीवियस ईयर होना चाहिए, यानी ये वाला जो सेशन है अगर वो 2020 टू 21 वाला है, तो उस केस में आपने देखना होगा कि अगर आप 1 अप्रैल 2020 के बाद कर रहे हो या उस डेट को कर रहे हो, तो उस केस में करंट प्रीवियस ईयर जो भी होगा वो आपका किसके अंदर आ जाएगा, PC1 के अंदर। ठीक है, यानी कि इसमें जो भी प्रिंसिपल कंट्रीब्यूशन किया गया होगा, प्रिंसिपल कंट्रीब्यूशन जो भी हुआ होगा वो किसके अंदर आएगा, हमारा PC1 के अंदर। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो R, जो R हमारा PC डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट में था, उसके बाद R था, और ऐसे ही PC1 प्लस TP1 जो ब्रैकेट में था, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद R था। अब वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनकम अक्रूड ड्यूरिंग करंट प्रीवियस ईयर, जो भी इनकम अक्रू हुई है करंट प्रीवियस ईयर के अंदर इन द स्पेसिफिक फंड, किसी भी स्पेसिफिक फंड के स्कीम के अंदर, डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ बैलेंस टू द क्रेडिट of the specified fund or scheme on the first and last day of current previous year। अब आपने फर्स्ट और लास्ट डे जो है करंट प्रीवियस ईयर का, करंट प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, जो भी मैंने बताया 2021 टू 22। ठीक है, उनके अंदर जो भी एवरेज, जो भी बैलेंस है उसका आपने एवरेज निकालना होगा। एवरेज निकालने के बाद आपने ये जो इनकम अक्रू हुई है करंट प्रीवियस ईयर के अंदर, उससे आपने डिवाइड कर देना है उस एवरेज को। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है द वैल्यू ऑफ एनी अदर फ्रिंज बेनिफिट्स और अमेनिटीज और एज मे बी प्रिस्क्राइब, जो भी प्रिस्क्राइब्ड है, किसी भी तरह का बेनिफिट है या अमेनिटी है, अदर किसी कोई बेनिफिट है फ्रिंज बेनिफिट, तो वो भी आपका टैक्सेबल होगा। द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स और अमेनिटीज शॉल बी इंक्लूडेड। ये यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स और अमेनिटीज बता रखी हैं जो कि इंक्लूड होंगी इन द इनकम ऑफ एन एम्प्लॉय। ठीक है, पहला है इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन, सेकेंड वन इज हॉलीडे एंजॉयमेंट, नेक्स्ट इज फ्री फूड, नेक्स्ट गिफ्ट, आपका एक्सपेंसेस चार्ज टू अ क्रेडिट कार्ड, क्लब एक्सपेंसेस, यूज ऑफ मूवेबल असेट्स,
एंड ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट, ये सारा जो भी होगा ये आपके बेनिफिट हैं या आपके अमेनिटीज बोल सकते हैं, जो कि एम्प्लॉय के इनकम के अंदर इंक्लूड होंगे एंड टैक्सेबल होंगे। साथ ही साथ कोई अदर बेनिफिट है या अमेनिटी है वो सारा। अब सेकंड वाले पॉइंट पर आते हैं, सेकंड टॉपिक पर, पर्क्विसाइड का। सेकंड टॉपिक ये है कि ये वाले जो पर्क्विसाइड्स हैं वो कुछ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में ही टैक्सेबल होंगे, बाकी एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल नहीं होंगे। जो भी हमने पहले पढ़े वो सारे एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल थे, जितने भी एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, लेकिन ये वाले जो होंगे ये कुछ स्पेसिफिक एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल होंगे, अदर के लिए नहीं होंगे। ठीक है, अब स्पेसिफिक एम्प्लॉयज़ कौन से हैं, जो कि इन 3 पॉइंट्स में आपको बताऊंगी। इन 3 पॉइंट्स में से कोई भी कंडीशन को पूरा करते हैं। ठीक है, The employees who fulfill any of the following 3 conditions are called specified employee. इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन को पूरा किया जाता है किसी भी एम्प्लॉय के द्वारा, तो उनको हम किस कैटेगरी में डालते हैं, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज की कैटेगरी में डालते हैं। सबसे पहला है अ डायरेक्टर एम्प्लॉय। अ डायरेक्टर एम्प्लॉय में क्या है कि एक ऐसा एम्प्लॉय जो कि डायरेक्टर भी है एम्प्लॉयर की कंपनी का और एम्प्लॉय भी है, चाहे वो फुल टाइम कर रहा है, चाहे वो पार्ट टाइम कर रहा है, या फिर वो एज डायरेक्टर जो है पूरा का पूरा यानी होल टाइम ही डायरेक्टर है या पार्ट टाइम डायरेक्टर है पूरे साल के अंदर, उससे मतलब नहीं है, पूरा टाइम भी हो या पार्ट टाइम भी हो, लेकिन वो एम्प्लॉयर भी है, एम्प्लॉय भी है कंपनी का, साथ ही साथ वो डायरेक्टर भी है, तो उसको हम स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के कैटेगरी के अंदर रखेंगे। नेक्स्ट है एम्प्लॉय हैविंग अ सस्टेनेबल इंटरेस्ट इन द एम्प्लॉयर कंपनी। किसी भी एम्प्लॉय का कोई सस्टेनेबल इंटरेस्ट है कंपनी के अंदर। कैसा इंटरेस्ट, अगर वो पर्सन बेनिफिशियल ओनर है, कैसे, उसने एटलीस्ट 20% के शेयर्स जो हैं या 20% का वोटिंग पावर अपने लिए ले रखा है, किसी भी एम्प्लॉय ने अपनी ही कंपनी के अंदर जिसमें वो काम कर रहा है, तो उसने अगर 20% तक जो है वोटिंग पावर ले रखी है, उसके पास है वोटिंग पावर 20% तक की, उसने इक्विटी शेयर्स ले रखे हैं, ठीक है, तो उस केस में वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट है एनी अदर एम्प्लॉय। एनी अदर एम्प्लॉय वो कैटेगरी के हैं जिसमें आपका डायरेक्टर एम्प्लॉय या फिर आपका जो भी सस्टेनेबल इंटरेस्ट वाला एम्प्लॉय है वो नहीं आएगा, अदर देन है। ठीक है, एनी अदर एम्प्लॉय में जिसकी इनकम चार्ज हो रही है अंडर द हेड ऑफ सैलरीज, सैलरी के हेड में सारी मॉनेटरी पेमेंट को इंक्लूड करता है, जो भी उसको एक या एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर से मिली हुई है, ठीक है, सारी इनकम इंक्लूड होगी उसके अंदर। लेकिन क्या क्या एक्सक्लूड होगा, जो बेनिफिट्स या अमेनिटीज उसको काइंड में मिली हुई हैं और उसके बावजूद उसका जो अमाउंट है वो कितना बनता है, 50,000 से ज़्यादा बनता है, तो वो किसके अंदर आएगा, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ की कैटेगरी के अंदर आएगा। अब यहाँ पर इन्होंने बोला था कि सैलरी साइड में आएगा। अब यहाँ पर अगर हम जब भी कैलकुलेट करेंगे इसका अमाउंट, तो सैलरी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, सैलरी के अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी जो कि टैक्सेबल हैं। मॉनेटरी पेमेंट्स, जितनी भी मॉनेटरी पेमेंट्स हैं वो सारी टैक्सेबल होंगी, लाइक आपकी बेसिक सैलरी है, डेनस अलाउंस है, बोनस है, कमीशन है, टैक्सेबल अलाउंस है, ठीक है, और भी बाकी ऐसे जो भी मॉनेटरी पेमेंट्स हैं वो सारी आएंगी। लेकिन यहाँ पर नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स या नॉन मॉनेटरी पर्क्विसाइड्स इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं फ्री और कंसेशनल जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को, और उनकी वैल्यू को भी क्या किया जाएगा, सैलरी सेट के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, इन द सैलरी इनकम ऑफ द स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज। कौन कौन सी है, फैसिलिटी ऑफ कार है, स्वीपर, वॉचमैन या गार्डनर की या फिर पर्सनल अटेंडेंट की कोई फैसिलिटी है, या गैस, इलेक्ट्रिक एनर्जी और आपका वाटर है, एजुकेशन फैसिलिटी टू द मेंबर्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ हाउस होल्ड, एम्प्लॉयज़ के हाउस होल्ड के जो मेंबर्स हैं अगर उनको किसी भी तरह की एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है तो वो है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है। ठीक है, ये सैलरी आपकी जो है स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ की सैलरी इनकम के अंदर इंक्लूड की जाएंगी। ठीक है, आज मैं आप लोगों को यहीं तक का ही टॉपिक करा रही हूँ। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना कि अगर आप प्लेलिस्ट देख रहे हैं इनकम टैक्स की, तो उसमें जो भी चैप्टर अपलोड हैं वो सारे जो इस बार के जो रूल्स हैं उनसे मैच करते हुए हैं। जो भी रूल्स नहीं होंगे वो मैं रूल्स आपको बताती जाऊंगी,
कुछ चेंज जो भी आया होगा वो मैं आपको बीच बीच में जो भी जिस जिस चैप्टर में आया होगा वो मैं बता दूंगी। ठीक है, तो आप वो फिलहाल देख सकते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बिल्कुल एज इट इज सेम है, तो वो चैप्टर आराम से बिल्कुल देख सकते हो आप। और आपका जो सेकंड चैप्टर है एग्रीकल्चर इनकम वाला, वो भी बिल्कुल सेम है। रेजिडेंस एंड टैक्स लाइबिलिटी वाला भी सेम है। फर्स्ट चैप्टर जो है वो भी सेम है, उसमें सिर्फ एक आध डेफिनेशन न्यू आई है, वो मैं आपको बता दूंगी। वो सिर्फ डेफिनेशन ही न्यू आई है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक का ही करेंगे टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।